हेलो ऑल, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू टेक टॉक विद शांतनु सेन। मैं विशाल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं इसी नोट पर बीते हफ्तों की बातों का, जो 6 से 10 जनवरी तक का था। इस हफ्ते में बाजार ने एक ही दिशा पकड़कर चली है और वो है नीचे की। निफ्टी में तो वैसे देखा जाए तो करीब करीब 700 अंक नीचे फिसल गया है इस सप्ताह में, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है वो है रिटेल निवेशकों को, क्योंकि मिड और स्मॉल कैप के शेयरों में तो जैसे एक आंधी आ गई है और सब के सब शेयर धाराशायी हो गए हैं। अभी बाजार में कोई होप नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि विदेशी संस्थागत निवेशक कंटिन्यूसली बिकवाली कर रहे हैं और हमारे यहां पर रिटेल निवेशक भी अपना जो बचा कुचा प्रॉफिट है उसको या तो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं या बाजार से अभी के लिए दूर है। तो यहां बाजार का फिसलना जारी है, क्योंकि अभी बाइंग की कमी नजर आ रही है। मार्केट में जितने भी कारण बताए जा रहे हैं मार्केट के गिरने के लिए, उनसे ज्यादा अभी इंपॉर्टेंट है कि बाइंग कब और कहां से शुरू होगी। अब अगले हफ्ते मार्केट के अंदर काफी सारे ट्रिगर आने चालू हो जाएंगे, जिससे कि मार्केट की दिशा तय होने की संभावना बढ़ जाती है। हम हमारे पहले ही वीडियो में ये सब बता चुके हैं कि अगले सप्ताह से रिजल्ट सीजन चालू हो रहे हैं, जिससे कि उन कंपनी जिनके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं उनमें एक अच्छा मूवमेंट भी देख सकते हैं। और दूसरा, बजट राउंड द कॉर्नर है, जो अब सिर्फ 20 दिनों के अंतराल में आने वाला है। बजट से अभी के लिए कोई अपेक्षा नहीं है, कोई आशाएं नहीं है। सबको लग रहा है कि ये बजट फिर से एक सिंपल बजट होगा, जो लास्ट ईयर की जैसे हो सकता है, जिसमें कुछ भी नहीं दिया गया था। लेकिन अगर इसमें किसी भी तरह का कोई भी पॉजिटिव न्यूज आता है तो मार्केट इसको एक पॉजिटिव रिएक्शन दे सकता है। इससे पहले 20 जनवरी को ट्रंप की भी अपने ऑफिस में एंट्री होगी। वहां पर वो क्या बोलते हैं, क्या पॉलिसी डिसीजंस अनाउंस करते हैं, इस पर पूरे विश्व की नजर रहने वाली है। हमारे यहां पर आरबीआई गवर्नर भी क्या बोलते हैं उस पर भी, ब्याज दरों के ऊपर में क्या बोलते हैं उस पर भी, ये सभी कुछ फरवरी के महीने में ही होने वाला है। तो इस बार की एक्सपेक्टेशन रेट कट की भी है इस मीटिंग से। तो ये काफी सारे ट्रिगर्स हैं जो मार्केट के लिए अभी काम कर सकते हैं और मार्केट को एक दिशा भी प्रदान कर सकते हैं। चलिए अब यहां पर हम कुछ एफआईआईज की बातें भी कर लेते हैं। एफआईआईज ने इस साल के शुरुआती महीने में टोटल अभी तक कुछ 21,000 करोड़ की सेलिंग की है, जिसमें से 17,000 करोड़ की तो सेलिंग इन्होंने सिर्फ इसी हफ्ते में की है। इस सेलिंग की तीव्रता का इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि गत दिसंबर महीने में इन्होंने टोटल 17,000 करोड़ की सेलिंग की थी पूरे महीने में, जो कि इन्होंने अभी तक में इस एक सप्ताह में इतनी सेलिंग की है, जिससे कि मार्केट में काफी कंफ्यूजन है कि एफआईआईज इतना माल क्यों बेच रहे हैं। इन्हें ऐसा क्या पता है जो हमें नहीं पता है। हमारे घरेलू निवेशक यानी डीआईआईज ने इस महीने में अभी तक टोटल 24,000 करोड़ की बाइंग की है, यानी जितना एफआईआईज ने अभी तक माल बेचा है उतना उन्होंने पूरा एब्जॉर्ब किया है, 3,000 करोड़ प्लस ही है। लेकिन ये पूरा का पूरा मामला अब ये नंबर्स का नहीं है, अब ये सेंटिमेंटल मामला है। ये सेंटिमेंट्स खराब हो गए हैं एफआईआईज की बिकवाली की वजह से। जो सेंटिमेंट खराब हुआ है वही डीआईआई की बाइंग ने सुधार करने की जो कोशिश की है वो सुधार भी नहीं हो रहा है। चलिए अब यहां पर हम कुछ दूसरे एसेट क्लासेस की भी बातें कर लेते हैं। गोल्ड का भाव 78,400 के आसपास शुक्रवार को ट्रेड कर रहा था। वहीं इंटरनेशनल मार्केट में भी गोल्ड का भाव 2,670 यानी 2,670 के आसपास ट्रेड कर रहा था। क्रूड के भाव में एक तेजी देखने को मिली है इस सप्ताह में, जो क्रूड का भाव अभी $78 के पास आ गया था। इस कमोडिटी में करीब 10% तक का उछाल
इसी सप्ताह में देखने को मिला है। बिटकॉइन में भी काफी वॉलेटिलिटी देखने को मिली है इस गत सप्ताह में, जहां पर 98,700 के आसपास ट्रेड कर रहा था गत सप्ताह में, जिसके बाद इसमें एक उछाल देखने को मिला और ये कमोडिटी का भाव 1 लाख के पार यानी 1,02,000 तक भी गया था और इसके बाद से कंटिन्यूस सेलिंग देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से इसका भाव नीचे में 91,000 यानी 91,000 पर भी आ गया था। शुक्रवार को क्लोजिंग के समय इसका भाव करीब करीब 94,000 $94,000 के आसपास ट्रेड कर रहा था। चलिए अब यहां पर हम कुछ निफ्टी की बातें भी कर लेते हैं। निफ्टी 23,431 पर यानी 573 अंकों की कमजोरी के साथ बंद हुआ है। वहीं बैंक निफ्टी भी 48,734 यानी 48,734 पर यानी 2,254 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ है। वैसे ही सेंसेक्स 77,378 यानी 1844 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ है इस सप्ताह में। चलिए अब यहां पर हम कुछ बढ़ने वाले इंडेक्स की भी बातें कर लेते हैं, जिसमें सिर्फ एक ही नाम है इस बार और वो है निफ्टी आईटी का, जो करीब 2% तक बढ़कर हरे निशान में बंद होने में कामयाब हुआ है। अब यहां पर हम कुछ घटने वाले इंडेक्स की भी बातें कर लेते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख नाम है निफ्टी मेटल, जो कि 5.25% तक घट गया है इस सप्ताह में। इसके बाद है निफ्टी ऑटो, निफ्टी फाइनेंस और बैंक निफ्टी। ये सभी के सभी इंडेक्स करीब करीब 4.5% तक घटे हैं इस बार के सप्ताह में। चलिए अब यहां पर हम कुछ बढ़ने वाले शेयरों की भी बातें कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहला और अग्रणी नाम है पीटीसी इंडस्ट्रीज, जो कि करीब करीब 19% तक बढ़ गया है इस सप्ताह में। इसके बाद है एसआरएफ लिमिटेड, विजया डायग्नोस्टिक्स, नवीन फ्लोराइन, कॉनकॉर्ड बायोटेक, एलटीआई माइंडट्री, गोदरेज कंज्यूमर्स। ये सभी के सभी शेयर्स करीब करीब 5 से 14% तक बढ़े हैं इस सप्ताह में। चलिए यहां पर हम कुछ घटने वाले शेयरों की भी बातें कर लेते हैं, जिसमें पूरी की पूरी बड़ी लिस्ट है डबल डिजिट नुकसान वाले शेयरों की, जिसमें सबसे पहला और अग्रणी नाम है केईसी इंटरनेशनल और कल्याण ज्वेलर्स। ये दोनों के दोनों शेयर्स करीब करीब 20% तक लुढ़क गए हैं इस सप्ताह में। इसके बाद नाम आता है यूनियन बैंक, पीबी फिनटेक, आइनॉक्स विंड, ब्लू स्टार लिमिटेड, पीसीबीएल लिमिटेड, गोदरेज इंडस्ट्रीज, आरईसी लिमिटेड। ये सभी के सभी शेयर्स करीब करीब 14 से 16% तक घटे हैं इस एक सप्ताह में। तो आप सिर्फ ध्यान दीजिए कि डबल डिजिट में जो घटे हैं उसकी काफी बड़ी लिस्ट है इस बार के शेयर, इस बार के सप्ताह में। तो चलिए अब यहां पर बातें कर लेते हैं अगले सप्ताह की, जो 13 से 17 जनवरी तक का है। अगले हफ्ते बड़े बड़े कंपनियों के रिजल्ट्स आ रहे हैं, जिनमें रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज, एचसीएल टेक, एक्सिस बैंक के भी नतीजे आने वाले हैं। इन कंपनियों के यदि अगर नतीजे कुछ भी बेहतर आते हैं तो शॉर्ट कवरिंग होने के बहुत बड़े चांसेस बन जाते हैं। बाजार सभी इन बड़े नतीजों के पहले हल्का हो चुका है। बाजार के मौजूदा वैल्यूएशंस अभी के लिए भी महंगे नहीं नजर आ रहे हैं। बेहद ही अहम स्तर पर आ गया है मार्केट। अब यहां पर आर या पार ही होगा। शुक्रवार को बाजार ने जो जोर से गोता लगा दिया था और 23,350 के आसपास भी आ गया था एक बार के लिए, और फिर बाजार ने यहां से एक यू टर्न लगाया और करीब 23,600 के आसपास तक भी चला गया था शुक्रवार के सेशन में। लेकिन फिर से बाजार में बिकवाली होने से निफ्टी 95 अंक, बैंक निफ्टी 769 अंक और सेंसेक्स 241 अंक गवाकर शुक्रवार के सेशन में बंद हुए हैं। शुक्रवार को एक हाईलाइट था टीसीएस के रिजल्ट्स, जो कि आए थे इन लाइन विथ मार्केट एक्सपेक्टेशंस, और जिसके बाद में एक जोर से तेजी देखी गई टीसीएस के शेयरों में।
ये मार्केट को कुछ बचाने की कोशिश भी कर रहे थे, जिसके बाद सारे आईटी शेयरों में एक अच्छी बढ़ोतरी भी देखने को मिली, जो मार्केट के लिए एक सहारा बन गई थी। आनंद राठी फाइनेंशियल्स की 13 जनवरी को मीटिंग है, जिसमें वो बोनस के शेयरों पर भी विचार कर सकते हैं। श्रीराम फाइनेंस एक्सप्लिट होने से शेयरों में कुछ बिकवाली का दबाव देखने को मिला, जिसकी वजह से शुक्रवार को ये करीब करीब 5.5% तक नीचे आ गया, और इसी के साथ साथ टाटा एलेक्सी के भी शेयरों में बिकवाली का जोर देखने को मिला, और वो करीब करीब 7% तक नीचे आ गया। कंपनी के रिजल्ट्स मार्केट एक्सपेक्टेशंस के अनुसार नहीं आए। अब आगे क्या होगा? इस समय तो सिस्टम में बिकवाली का जोर देखने को मिल रहा है। अच्छा, प्रॉब्लम तो करेंसी मार्केट में भी है, जहां पर डॉलर भी अभी मजबूत होते जा रहा है रुपया के सामने, और रुपया डॉलर के सामने ऑल टाइम लो लेवल्स पर भी कामकाज कर रहा है। बाजार में इस समय मिड कैप शेयरों की एकदम बैंड बजी हुई है, और मिड कैप शेयरों में अच्छा हो या बुरा हो, सब शेयर गिर रहे हैं। निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट इंडेक्स करीब करीब 5.5% तक घट गया है इस एक सप्ताह में। निफ्टी भी करीब करीब 2.25% और बैंक निफ्टी करीब 4.5% तक घटा है इस सप्ताह में। अब अगले हफ्ते जो रिजल्ट्स आने वाले हैं, उसमें मेजर आईटी के रिजल्ट्स भी हैं, और काफी दूसरी इंडस्ट्रीज के भी रिजल्ट्स आएंगे, जिससे ये आगे की दिशा मार्केट की तय हो सकती है। क्योंकि जो रिजल्ट्स अच्छे आएंगे उनको मार्केट्स अच्छा रिवॉर्ड दे सकता है, और वहीं अगर कोई रिजल्ट में कुछ भी कमजोरी आई तो मार्केट्स इनको एक बड़ा नेगेटिव रिएक्शन भी दे सकता है। निफ्टी की 23,300 और 23,400 के लेवल को बचाने के लिए बहुत कोशिश चल रही है। बच जाए तो बहुत बढ़िया। अगले सप्ताह भारत, यूके, यूएस के महंगाई के भी आंकड़े आने वाले हैं, जिस पर सबकी नजर रहने वाली है। तो ये कारक है और ट्रिगर्स भी है जो मार्केट की आगे की दिशा तय कर सकते हैं। तो दादा, ये हमारी तरफ से एक फंडामेंटल और डेटा एनालिसिस था। अब आप बताइए कि टेक्निकली मार्केट आपको क्या लग रहा है। ओवर टू यू दादा। थैंक यू विशल जी। आज जो बात करेंगे 13/1/2025 से लेके 17/1/2025 के बीच में बाजार का हाल हकीकत कैसा है, जा सकता है रादर, और कहाँ रुका हुआ है, इसके लिए हम लोग बात करेंगे। जो पिक्चर अभी हम लोग देख रहे हैं, फोटो बोल बोल सकते हैं। तो टेक्निकल्स का पार्ट में मेरा बाई तरफ है वीकली निफ्टी स्पॉट, और दाई तरफ है डेली निफ्टी स्पॉट। अब वीकली निफ्टी का अंदर एक चीज जो हुआ है वो पहले विश्लेषण करने का कोशिश कर रहा हूँ। ये कोई बाई और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। स्पॉट निफ्टी जहां पर रुका है, वेरी क्रिटिकल जोन, दैट मीन्स 23,431, ये जो रुका है स्पॉट निफ्टी, तो ये लोएस्ट एवर क्लोजिंग सिंस नवंबर अक्टूबर 2024। नवंबर का, सॉरी, सितंबर का क्लोजिंग हुआ था 26,178। उसके बाद से जो क्लोजिंग लगातार अक्टूबर से चालू हुआ था, उसका सबसे लोएस्ट क्लोजिंग हुआ है। बट जो लो बना था, जो 23,260 राउंड नंबर, 23,260, वो अभी तक टूटा नहीं है। तो उम्मीद की किरण तो है कि टूटता है कि नहीं टूटता है। देखिए, टूटना और टूट सकता है, ये दोनों का बीच में फर्क है। टूटेगा तो एक मार्केट के अंदर और एक पैनिक पैनिक सेलिंग बन सकता है। जिस हिसाब से क्लोजिंग हुआ है, चांसेस आर कि यहां पर एक बार रिविजिट होना चाहिए या हो सकता है। दैट मीन्स 23,260। कहीं अगर 23,260 टूटता है तो जो मेजर एरिया बन रहा है वो है 26,000, सॉरी 23,200। अब ये 23,200 के नीचे क्लोजिंग होना बाजार के लिए तो ऑब्वियसली खराब सिग्नल है। और खास करके अगर कहीं 23,260 के नीचे भी क्लोजिंग होता है वीकली, तो भी बाजार के अंदर एक खराब संकेत तो आएगा ही। बट कंसर्न एक ही चीज के अंदर है, मेजर इवेंट सामने में है, और जिस तरफ बाजार, जिस हिसाब से बाजार रिट्रेसमेंट करते करते आ रहा है, हम लोग एक मेजर सपोर्ट एरिया के आसपास एंट्री ले रहा है, या ये हम बोल सकते हैं कि मेजर सपोर्ट एरिया के आसपास हम लोग घुस रहा है निफ्टी का स्पर।
दूसरा जो सपोर्टिंग इंडिकेटर्स है, जो हम लोग को ये बताते हैं कि यह क्या हम लोग वीकली चार्ट के अंदर भी कोई संकेत मिल रहा है कि यहाँ से रिबाउंड हो सकता है। देखिए, रिबाउंड जब तक नहीं होगा तब तक प्री डिटरमाइंड होना मुश्किल है, लेकिन फिलहाल जिस हिसाब से है, एमएसीडी का स्लोप नेगेटिव है, दैट मीन्स ट्रेंड इज कंसर्न नेगेटिव। बट आरएसआई एंड स्टोकेस्टिक्स, खास करके वीकली स्टोकेस्टिक्स जिस जगह पे आके खड़ा हुआ है, ये एक संकेत तो आ रहा है कि बाजार यहां पर कुछ देर तक एक पॉज मिलने का कतार पे है। मिलेगा कि नहीं मिलेगा नेक्स्ट वीक पे ही समझ में आएगा, बट मेरे हिसाब से यहां पर थोड़ा सा सावधानी रखना चाहिए, एज पर द जो लोग नेगेटिव सोच रख के बाजार के अंदर अभी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट सोचना कर रहा है, बट सोच रहा है। तो दैट्स वाई मैं यहां पर थोड़ा पॉज लेने का चक्कर में मार्केट को एक बार समझने का कोशिश करूंगा। तो नेक्स्ट वीक वेरी वाइटल रहेगा कि बाजार 23,200 तोड़ता है या नहीं तोड़ता है, और खास करके 23,260 के नीचे बंद होता है कि नहीं बंद होता है। उसके लिए हम लोग को एक बार डेली चार्ट को भी देखना चाहिए, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह में आके रुका हुआ है। डेली चार्ट का जो ऑब्जर्वेशन है, देखिए मैं यहां पर एक एनवलप ड्रॉ किया हूं जिसका अपर बैंड है ग्रीन, और ब्लू लाइन जो है वो एनवलप का लोअर बैंड है। और एनवलप जो ड्रॉ किया हूं उसका जो वैल्यूएशन टाइम फ्रेम है वो 26 लिया हूं एनवलप का, और ±3% वोलेटिलिटी के हिसाब से। वहां पर देखा गया कि जब जब एनवलप का अपर बैंड हिट होता है लास्ट कुछ समय से, तब से बाजार थोड़ा सा रिएक्शन नीचे आता है। और जब जब बाजार का इंडेक्स लोअर बैंड हिट होता है, दैट मीन्स ब्लू लाइन को हिट होता है, तब तब बाजार एक पुल बैक का कोशिश करने का ट्राई तो करता है, कोशिश तो करता है। अब उस पुल बैक के आसपास आके हम लोग खड़ा हुआ है, अभी तक जगह है, दैट मीन्स वही 23,200। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि 13 DMA के नीचे तो है, जो कि रेड लाइन है, माय डिफॉल्ट सेटिंग। जब तक इसके ऊपर नहीं जाता है मैं पॉजिटिव सोच नहीं कर सकता हूं। खास करके 3 दिन लगातार क्लोजिंग देना पड़ेगा। पिछले हफ्ता 2 दिन दिया था, उसके बाद थर्ड कंजिक्यूटिव नहीं देके मंडे से ही जो सेलिंग आया वो सेलिंग चल रहा है। और देखा जाए तो लो 13 DMA का नीचे 3 दिन लगातार क्लोजिंग होने के बाद जैसे ही लोएस्ट लो टूटा, बाजार के अंदर फ्रेश सेलिंग आ चुका है। तो दैट मीन्स इतना साल से ये तो समझ में आ रहा है कि 13 DMA कैसे वर्क करता है। नाउ द पॉइंट इज आरएसआई एंड स्टोकेस्टिक्स कॉम्बिनेशन विथ दिस टाइप ऑफ सेटअप। मैं जो सेटअप यूज करता हूं, थोड़ा सा पीछे चला जाता हूं, जब बाजार एक ट्रिमेंडस अप ट्रेंड के तरफ था, जब जब ये इन्वलप के आसपास आता है और आरएसआई ओवरबॉट होता है, तब तक बाजार एक रिएक्शन दिया है। यहां पर भी वैसे ही हुआ था, अपर बैंड हिट हुआ, आरएसआई ओवरबॉट, और वो रिएक्शन आया। अब ये पूरा हिस्सा आप घर पे स्टडी कर सकते हैं। जैसे ह्यूज वोलेटिलिटी जब इलेक्शन रिजल्ट और ये सब आया था, तब भी ये एनवलप बैंड काम किया था। अब मेरे हिसाब से कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाता है जो नहीं करता है, क्योंकि हर एक इंडिकेटर का ये तो समझना मुश्किल है कि हर एक इंडिकेटर हर जगह काम करता है कि नहीं करता है। और खास करके 70-80% भी अगर राइट होता है तब ठीक है, कुछ 10-20% हिस्सा होता है जहां पर कोई भी इंडिकेटर काम नहीं करता है। वैसा सिचुएशन बहुत कम बार ही आता है। तो इस बार आएगा कि नहीं आएगा वो तो मालूम नहीं है, लेकिन हम लोग जिस जगह पे आके खड़ा हुआ है वहां पर आरएसआई, स्टोकेस्टिक्स एज वेल एज एनवलप कॉम्बिनेशन किया जाए तो यहां पर हम लोग के एक सपोर्ट एरिया का आसपास है। नाउ द कंसर्न इज, यहां पर थिंकिंग क्या करना चाहिए? देखिए, जब ये अप ट्रेंड में चलता है तब ये अप ट्रेंड में आरएसआई ओवरबॉट में है और प्राइस एक्शन अप ट्रेंड में चल रहा है। यहां पर हम लोग कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं। एक डिसीजन बनता है जब ये ऐसा अप ट्रेंड में प्रीवियस डे का जब लो तोड़ टूट के बाजार ट्रेड होता है, तब कोई नेगेटिव सोच ले सकता है, क्योंकि वहां पर थोड़ा एग्रेसिव सोच हो जाता है। और यहां पर एडवांटेज एक ही है कि यहां पर आप लोग का स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है। दैट मीन्स प्रीवियस डे लो तोड़ने से आप लोग कुछ नेगेटिव सोच सकते हैं, हम लोग कुछ नेगेटिव सोच सकते हैं, और स्टॉप रहता है हमेशा प्रीवियस हाई। तो जब जब ऐसा हुआ है, तब तब अगर देखिए बाजार के अंदर एक रिवर्सल का पॉइंट हुआ है, और वहां से बाजार थोड़ा सा पॉइंट गेन करता है ऊपर ऊपर की तरफ।
दैट मीन्स मैं मेरा बोलने का यही मतलब है, कहीं अगर लोअर बैंड हिट हुआ और आरएसआई ओवरसोल्ड के आसपास ये ओवरसोल्ड होता है, देखना पड़ेगा नेक्स्ट डे उसका प्रीवियस डे हाई क्रॉस करके ट्रेड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एज एग्जाम्पल, जैसे कि यहां से हम लोग जो नेगेटिव ट्रेंड देख रहे हैं, कभी भी उसका प्रीवियस डे हाई क्रॉस नहीं हुआ है और वो नेगेटिव जोन में आ रहा है। और जब जब प्रीवियस हाई क्रॉस करके बाजार ट्रेड होता है, तब तक बाजार के अंदर एक पॉजिटिविटी दिखाई दे रहा है। तो खास करके ऐसा सिचुएशन में जहां पर एनवलप का लोअर बैंड आसपास है और आरएसआई के अंदर एक ओवरसोल्ड जोन बन रहा है, और आरएसआई एक डाइवर्जेंस की पास भी खड़ा हुआ है, तो नेगेटिव सोच तो है, नेगेटिव ट्रेंड भी है, बट ज्यादा नेगेटिविटी यहां पर थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है। तो ये सोच के ही हम इस बार का वीडियो बनाया हूं कि यहां पर वीकली और डेली का कॉम्बिनेशन में अगर आप देखें, तो बाजार के अंदर नेगेटिव पूरा चीज दिखाई दे रहा है, बट कॉज ऑफ कंसर्न हम लोग एक मेजर सपोर्ट एरिया को टेस्ट करने के लिए जा रहा है। इसीलिए मैं लोअर एंड में नेगेटिव सोच से थोड़ा दूर रहूंगा। हम यही देखेंगे कि हम लोग ये कोशिश कर सकते हैं कि यहां से कोई रिवर्सल का संकेत मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो ये था मेरा निफ्टी का विश्लेषण। अब चलिए हम लोग का बैंक निफ्टी का विश्लेषण में। बैंक निफ्टी में क्लियर कट ब्रेकडाउन है। जो रेंज बना था बहुत दिन से, वो रेंज का ब्रेकडाउन हुआ है। मैं ये बोल सकता हूं कि जून 14 का जो क्लोजिंग आया था वीकली, वहां से जो पुल बैक करके बाजार बार बार कोशिश कर रहा था, वहां से नेगेटिव पॉइंट में अच्छी तरफ से ब्रेकडाउन हुआ है। तो एक नेगेटिव सोच तो है। बैंक निफ्टी भी मेजर सपोर्ट एरिया के आसपास आने का कोशिश कर रहा है। बाकी सब चीज बैंक निफ्टी के अंदर स्पॉट में खास करके 9 एक्सपोनेंशियल के नीचे भी क्लोजिंग है, और ये दिखा रहा है कि ये एक नेगेटिव है। ये वीकली बैंक निफ्टी का चार्ट है। अगर वीकली और डेली का कॉम्बिनेशन में देखा जाए, तो डेली ऐसा जगह में आके रुका है, वो एनवलप का लोअर बैंड में आसपास आ चुका है। अभी तक देखिए फिलहाल पूरा एक साल का हिस्ट्री में भी ये बैंड का आसपास से ही बाजार का रिएक्शन बैंक निफ्टी दिखाया है, चाहे ऊपर की तरफ अपर बैंड हो, चाहे लोअर की तरफ अपर बैंड हो। दिस काइंड्स ऑफ वोलेटिलिटी होने के बाद भी क्यों हुआ है ऐसा, क्यों यहां से रिबाउंड होता है, इसके लिए हम लोग को थोड़ा सा आरएसआई को भी फॉलो करना चाहिए। यहां पर अगर देखा जाए तो डेली बैंक निफ्टी के अंदर जिस हिसाब से आरएसआई ओवरसोल्ड हो चुका है और एनवलप लोअर बैंड के आसपास प्राइस एक्शन रुका है, हो सकता है और दो एक दिन के अंदर यहां पर और वोलेटिलिटी बने। बट यहां पर आके एक्स्ट्रा नेगेटिव सोच रखना मेरे लिए थोड़ा कॉज ऑफ कंसर्न होगा। दैट दैट मीन्स मैं थोड़ा हिचकिचाहट में रहूंगा कि यहां पर ज्यादा नेगेटिव सोच रहना लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो दैट्स वाई बैंक निफ्टी के अंदर मेरा सोच रहेगा। और खास करके आईटी जिस हिसाब से परफॉर्म किया, आप लोग को मैं पहले से ही बोल के रखा हूं कि जब जब आईटी चलता है, तब तक बैंक निफ्टी के अंदर एक कोरिलेशन के हिसाब से नेगेटिव बायसनेस होता है। तो क्या आईटी रुकेगा? अब ये भी हो सकता है कि दोनों इंडेक्स एक साथ परफॉर्म कर रहे हैं, वो तो बहुत ही अच्छा बात हो जाएगा इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आईटी थोड़ा पॉज मिलेगा, तो बैंक निफ्टी के अंदर एक रिवर्सल का जगह आ चुका है। काफी सावधानी के साथ हम लोग को यहां पर सोचना चाहिए। बट जब तक रिवर्सल नहीं होता है, उसके लिए हम लोग को क्या सोचना पड़ेगा? प्रीवियस डे हाई क्रॉस हो रहा है कि नहीं क्रॉस हो रहा है, तब जाके बनेगा एक एक रिवर्सल होने का गुंजाइश। तो ऑब्वियसली वेरी इंटरेस्टिंग जगह में आके बैंक निफ्टी ओवरसोल्ड हो चुका है, एनवलप का लोअर बैंड हिट हो रहा है। तो देखना यही चाहिए कि क्या रिस्पॉन्स बैंक निफ्टी करता है। वो सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने से आप लोग को थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। तो चलिए अभी हम लोग को सपोर्ट रेजिस्टेंस जो हम बनाते हैं वीक टू वीक के हिसाब से, क्या क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो देख लेते हैं।
निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स बताने के लिए थैंक यू दादा। अब अपने नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं जहां पर हमारे इन्वेस्टरों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में आप कुछ स्टॉक्स के बारे में बताते हैं, तो प्लीज बताएं दादा, ओवर टू यू। देखिए, ऐसा सिचुएशन में आज हम एक ही स्टॉक के ऊपर विश्लेषण करेंगे। ये स्टॉक का नाम है पुकारना। आ, स्टॉक हम नाम नहीं लिखा है, पुकारना लिमिटेड। वर्तमान दाम जो है 1337 रुपया 50 पैसा है। इस चार्ट को अगर विश्लेषण करें तो देखा देखा जाए तो 2016 से लेके इसका जो मोमेंटम बना है वो फिर 2021 का जो 22 का शुरू से ही बोलेंगे हम लोग, मोटा मोटी वहीं से एक करेक्शन स्टार्ट किया था। और वो करेक्शन 2023 तक ये यहाँ तक लाया था। पूरा साल भर समझ लीजिए पूरा करेक्शन हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे ये स्टॉक प्राइस एक्शन पकड़ा है और अप ट्रेंड में आके बढ़ा हुआ है। अभी वीकली जहां पर क्लोजिंग हुआ है, जहां बाजार पूरा नेगेटिव टोन सेट करके नेगेटिव की तरफ आ रहा है, ये पूरा उल्टा दिशा में चल रहा है। दैट मीन्स ये एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस के हिसाब से काम कर रहा है, मैंने अकॉर्डिंग टू द मार्केट चार्ट, मार्केट सेंटिमेंट इंडेक्स इज कंसर्न। तो जो ये चार्ट मैं अभी क्यों विश्लेषण कर रहा हूं, ये स्टार्ट चार्ट को बोलते हैं स्ट्रेंथ चार्ट, माने मार्केट से आउट परफॉर्म कर रहा है। तो ऐसा स्ट्रेंथन स्टॉक को वीकनेस कहां कहां आता है, तो ये देखना लायक चाहिए। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट अभी जिस हिसाब से ये क्लोजिंग हुआ है 1337, ये प्रीवियस यहां पर 2-3 हफ्ता से ट्राई किया था। वो पॉइंट जो है दैट मीन्स 1050 एक्ट एज ए फर्स्ट सपोर्ट। देन नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो है इसका जो प्रीवियस टॉप है, सॉरी प्रीवियस जो टॉप है वो है 1272। ये एक पहला सपोर्ट होगा। उसके बाद जो सपोर्ट एरिया रहेगा वो है 1100, दैट मीन्स 1100। 1100 के अंदर काफी सारा क्लस्टर है। तो ये स्टॉक अगर ये 1100 को टेस्ट करने के लिए आता है या उससे नीचे आता है तो 1326 का जो वैल्यूएशन जोन है उसके बीच में आ जाएगा, जो कि एक अच्छा वैल्यूएशन के हिसाब से काम कर सकता है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, अप ट्रेंड स्टॉक है। अब रिएक्शन कहां पर आता है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि वीकली जिस हिसाब से बंद हुआ है और कैंडल का पैटर्न जिस हिसाब से है, ये जो अपर शैडो बना हुआ है, ये यहां पर सप्लाई तो हुआ है। तो दैट मीन्स हम लोग को थोड़ा पॉज देना चाहिए, वेट करना चाहिए, ये चार्ट को रिएक्शन में नीचे आने देना चाहिए। तो दैट्स वाई इंटरेस्टिंग चार्ट इसलिए है कि अगेंस्ट द मार्केट, अगेंस्ट द ट्रेंड ये स्टॉक चल रहा है। क्यों चल रहा है, हो सकता है कि इसके अंदर कोई जरूर कोई पॉजिटिव कुछ चीज उभर के आ सकता है। तो हम लोग चार्ट विश्लेषण करते हैं, कोई रिकमेंडेशन तो नहीं करते हैं। तो इसी हिसाब से ये चार्ट को मैं नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड वॉचफुल रहूंगा कि कब ये करेक्शन 1100 या 900 के आसपास लेके आता है। जरूर एक पहला सपोर्ट जो है 1270 है, उस वहां पर भी प्राइस एक्शन को देखना चाहिए। बट चार्ट बिहेवियर, प्राइस एक्शन का बिहेवियर बहुत ही अच्छा है। अकॉर्डिंग टू द प्राइस एक्शन के साथ अगर हम दूसरा सब इंडिकेटर को कंबाइन करें तो वहां पर देखा जाए एमएसीडी का स्लोप ठीक ठाक ही है। स्टोकैस्टिक्स वीकली भी पॉजिटिव साइन साउंड कर रहे हैं, वीकली आरएसआई भी ठीक ठाक जगह पे ही है। वेरी इंटरेस्टिंगली, खाली एमएसीडी मंथली अगर देखा जाए तो ये और एक कॉन्फिडेंस हम लोग को देता है एज पर द लॉन्ग टर्म चार्ट इज कंसर्न, कि प्राइस एक्शन किस हिसाब से ये बना हुआ है। तो इंटरेस्टिंग चार्ट विश्लेषण मैं करने का कोशिश कर रहा हूं। आज एक ही चार्ट विश्लेषण किया है, बट फिर से मैं दोबारा बोलना चाहता हूं हम लोग की तरफ से कि एक एडुकेटिव चैनल है। यहां पर मैं एक ये चार्ट को विश्लेषण करके ये कोशिश कर रहा हूं कि ऐसे करके आप लोग बहुत सारा चार्ट निकाल के देख सकते हैं। बट ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप जाके इसको ले लीजिए, बाई कर लीजिए। ये कोई बात हम यहाँ पर नहीं बोल रहा हूं। मैं कोशिश कर रहा हूं चार्ट विश्लेषण का और चार्ट का सेटअप कैसा है। तो ये था मेरे तरफ से आज ये छोटा सा विश्लेषण। अपने लास्ट सेगमेंट में चलते हैं जहां पर हमारा ये डिस्क्लेमर रहता है, दिस इज अ कंप्लीटली एजुकेटिव चैनल। हम यहां पर सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के हिसाब से ही व्यूज शेयर करते हैं। हमारी गुजारिश है कि हमारे जितने भी ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, व्यूअर्स हैं, जो भी हमारा चैनल देखते हैं, वो अपना कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपनी सोच समझ के साथ या किसी सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट की सोच समझ के साथ ही ट्रेड करें। वी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग। थैंक यू, बाय।